Hello. In today's session, we will learn Rupert Brooke's poem The Soldier. आज के इस सेशन में रूपर्ट ब्रुक की जो कंपोज पोएम है द सोल्जर, उसको समझेंगे, उसको जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रूपर्ट ब्रुक के बारे में जानेंगे। रूपर्ट ब्रुक वॉज बोर्न इन 3 अगस्त 1887 इन रग्बी, यूके, यूनाइटेड किंगडम। रूपर्ट ब्रुक का जन्म 3 अगस्त 1887 को यूनाइटेड किंगडम के रग्बी में हुआ था और चूंकि उनके पिताजी, उनके फादर हाउस मास्टर थे उस रग्बी स्कूल में, तो उनकी वहां की शिक्षा दीक्षा उसी रग्बी स्कूल में हुई। बाद की उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी किंग्स कॉलेज में हुई और उसके साथ साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई। उनका जो परिवार था वेल टू डू एकेडमिक था, उनका फैमिली वेल टू डू एकेडमिक फैमिली था। उनके परिवार में सभी शिक्षित थे, जैसा कि आप उनके फादर को ही देख लिए कि वो भी हाउस मास्टर थे। तो इसलिए वो बहुत ही अच्छे एकेडमिक फैमिली से बिलोंग करते थे और सेप्टिकेमिया नामक बीमारी से जब वो गोवा पल्ली जा रहे थे लड़ाई के दरमियान, क्योंकि यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अर्ली टाइम का 1914 की बात है जब यह पोएम उन्होंने कंपोज किया था, तो वहां वो जा रहे थे तो वो खून में इन्फेक्शन हो जाने के कारण रक्तचाप हो गया और रास्ते में वो एक आइलैंड है एर्गोन, वहां पर उनकी डेथ हो जाती है। और उनकी डेथ जो है 23 अप्रैल 1950 को होती। 23 अप्रैल 1915 को उनकी डेथ हो जाती है यमन में, जहां जगह का नाम बुरकेस बे है। कहा जाता है ये जो रूपर्ट ब्रुक थे बहुत ही नौजवान और हैंडसम पोएट थे और इसीलिए उनको आयरिश जो पोएट है W.B. येट्स, विलियम बटलर येट्स, उनको कहा था, उनको इतना इंस्पायर्ड किया है वो रूपर्ट ब्रुक कि उन्होंने ये रूपर्ट ब्रुक को विलियम बटलर येट्स ने द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड की उपाधि से नवाजा। विलियम बटलर येट्स ने कहा कि वो इंग्लैंड के युवा में सबसे खूबसूरत हैं। उन्होंने 5 सोनेट टोटल लिखे और यह उनका 5वां सोनेट था। सोनेट को समझते, सोनेट जो होती है 16 लाइन की पोएम्स होती है जिसमें फर्स्ट 8 लाइन जो होता है प्रॉब्लम्स होता है, डिफिकल्टीज होती है, रीजन होते हैं और उसके नेक्स्ट जो 6 लाइन जो स्टेट होते हैं वो उसमें उस प्रॉब्लम का रिजॉल्व होता है। तो ये सोनेट ही है। सोनेट भी 2 तरह के हो जाती है, इटालियन हो जाती है या पेटार्चन हो जाती है, फिर इंग्लिश हो जाती है या शेक्सपियरियन हो जाती है। लेकिन यह जो सोनेट है इसमें दोनों का है। ऑक्टेव जो है वो इटालियन है और बाकी जो सेस्टेट है वो पेटार्चन है। तो इस तरह से बहुत अच्छा कंपोजिशन है और चूंकि रूपर्ट ब्रुक को वार पोएट के नाम से जाना जाता है, पैट्रियोटिज्म के लिए, देशभक्ति की कविता के लिए जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इस पोएम द सोल्जर्स के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन में यह कवि जो फर्स्ट फेज था वर्ल्ड वार का, फर्स्ट वर्ल्ड वार का, उसमें अपनी जो फीलिंग्स है और अपने देश के प्रति जो दीवानगी है, जो सोच है, जो आइडियलिस्टिक है, जो उनके विचार है, आदर्श है, उससे ओतप्रोत होकर
अपने देश के लिए चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पहले के दिनों में ऐसा नहीं होता था कि सैनिकों को वहां वापस देश लाया जाता था। उनकी लड़ाई में जहां लड़ते लड़ते डेथ हो जाती थी, वहीं उनको इनग्रेव कर दिया जाता था। उन सारे चीजों से ये बहुत इम्प्रेस थे और चर्चा करते हैं। और फर्स्ट स्टैंजा का फर्स्ट लाइन जो है वो कहते हैं, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। अब यहां सेक्रीफाइस की बात आती है, तो वह चर्चा कहते हैं, क्योंकि पहले बताया कि ये उनको वार पोएट कहा जाता है, युद्ध के लिए युद्ध कवि के रूप में जाना जाता है। तो फर्स्ट लाइन में कहते हैं, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। अगर कहते हैं कि अगर मरना हो तो समझिए कि वहां मुझे होना चाहिए। अगर सैनिक के रूप में अगर मरूं तो पहले मैं मरूं। दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, और जहां हमारी मृत्यु हो वह विदेशी जगह का हिस्सा हो, विदेशी क्षेत्र का हिस्सा हो, दूसरे देश का वह हिस्सा हो। और चूंकि बट नेचुरल है, दूसरे देश की हिस्सा कब होगी, दूसरे देश की कॉर्नर कब होगी, जब हम कहीं लड़ाई में दूसरे देश को होंगे, दूसरे देश में रहेंगे या लड़ाई लड़ते लड़ते आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो उनकी क्या इच्छा थी कि हम वहां मरे, लड़ाई लड़ते हुए मरे, अपने देश के लिए, अपने देश पर कुर्बान होने उछावर हो। और अगर मरने की बात आए तो मैं हूं। फिर थर्ड लाइन में कहते हैं, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, और वह भूमि, वह जो कॉर्नर होगा, वह जो क्षेत्र होगा, कभी इंग्लैंड का होगा। There shall be in that rich earth a richer dust concealed, और उस संपन्न भूमि में एक अधिक संपन्न जो धूल है वह छिपा होगा। यहाँ रिचर जो है रूपर्ट ब्रुक ने खुद के लिए, सोल्जर के लिए यूज किया है, इमेजरी का बहुत अच्छा यूज किया गया है। और तब उन्होंने कहा कि यह जो मतलब कवि हैं उसी इंग्लैंड के, और यहाँ रिच डस्ट जो है, अर्थ जो है, वो इंग्लैंड के लिए उन्होंने अपनी मातृभूमि मदरलैंड के लिए यूज किया। और वो कहते हैं कि यह जो भूमि है एक अच्छे धूल को छिपा रखा है अपने आप में। ए डस्ट वुड इंग्लैंड बोर्ड, वह धूल जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया है। मतलब वह अपने आप को कंपैरिजन करते उस धूल से, उस मिट्टी से, मिट्टी के कण से, क्योंकि वह मिट्टी जो मातृभूमि मदरलैंड है, वह अपनी भूमि को, अपनी मदरलैंड को मातृभूमि वह मानते अपने देश को, और अपने आप को उस भूमि का एक छोटा सा कण मानते हैं। लेकिन कैसा है, बहुत ही उन्नत, धनी। और कहते हैं कि यह जो है वह पैदा किसने किया, उस इंग्लैंड ने, उस मातृभूमि ने, उस देश ने पैदा किया है, उसको उस देश ने जन्म दिया है। शेप्ड एंड अवेयर, उसको आकार दिया है, उसको समझ दी है। और यह सब उसी देश में हुआ है, उसी मातृभूमि में हुआ है। Gave once her flowers to love, her ways to roam, वहां उसने अपने फूलों को प्रेम करने के लिए दिया है, रास्ते को दिया है घूमने के लिए। और यहाँ यह बंधु बांधव की बात होती है, जगह की बात होती है। मतलब वहां जो भी घूमना फिरना, इधर उधर वो स्वच्छंद विचारों में चले जाते हैं। वहां वह पूर्व के समय को देखते हैं, अपने बचपन को याद करते हैं, अपने और जीवन को याद करते हैं कि किस तरह से वह पले बढ़े उसी मातृभूमि में, वहां इंग्लैंड में ही पले बढ़े, वहीं उनकी समझ विकसित हुई, वहीं वो जागरूक हुए हैं। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, और कहते हैं कि वह शरीर जिसे इंग्लैंड की भूमि में जन्म दिया है, वह सांस भी कहाँ का लेता है, इंग्लैंड का लेता है।
मतलब पहले वो बताया है कि वह जो कुछ भी आज है वह सब अपनी मातृभूमि के चलते हैं, क्योंकि उनका कुछ नहीं है, जो भी है उस इंग्लैंड का है, क्योंकि उनका जन्म भी वहीं हुआ, पले बढ़े भी वहीं, और जो कुछ भी मिला वह इंग्लैंड से ही मिला है, उस मदरलैंड से ही मिला है, मातृभूमि से ही मिला है। नेक्स्ट पैसेज में कहते हैं, नेक्स्ट स्टैंजा में, washed by the rivers, blessed by sons of home। अब यहाँ वह थोड़े से स्पिरिचुअल आध्यात्मिक बात करते हैं, और कहते हैं washed by the rivers, मतलब वहां के नदियों में ही धुले हैं, मतलब उनकी जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, वह वहां के मिट्टी ने ही धोया, वहां के नदियों ने ही धोया है, मतलब जो उनकी कमी है और अच्छाई है सब वहां के लोगों ने ही समझा है, मातृभूमि ने ही समझा। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और घर के ही रोशनी है, मतलब वहां के द्वारा ही उनको सारे आशीर्वाद प्राप्त हुए। फिर वह आगे चर्चा करते हैं, एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे। अब वह वहां सैल्वेशन की बात करते हैं, निर्वाण की बात करते हैं, और कहते हैं कि इसी भूमि में उनको निर्वाण प्राप्त होना, क्यों? एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे, वह सोचते कि सोचिए कि उनके मन की सारी बुराइयां दूर हो जाएं, बहा ले जाएं। ए पल्स इन द एटर्नल माइंड नो लेस, और इस आंतरिक मन में, इस सदाबहार मन में कभी थोड़ी सी भी डर नहीं आए। मतलब यह क्या है, नारी का जो चाल है, जो नारी का चाल है, वह थोड़ा भी कम नहीं हो। गिव सम वेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, मतलब वह आज क्या उनको वापस करना है, वह सब कुछ जो उनको इंग्लैंड ने ही दिया है, उनकी मातृभूमि ने वह सब दिया है, क्योंकि उनके पास जो भी है इंग्लैंड का दिया हुआ है, इंग्लैंड जो उनकी मातृभूमि है। तो अगर वापस करना है, अगर सेक्रीफाइस करना है, तो वह क्या कर रहे हैं, जो उनकी मातृभूमि ने दिया है वही देना है। आज वह जो कुछ भी है अपनी मातृभूमि के चलते हैं, इस इंग्लैंड के लिए हैं, क्योंकि उनका कुछ नहीं है, सब तो वही का है। तो फिर अगर देने की बात आती है, तो फिर वही सारे विचार है, वही सब कुछ है जो वहां से मिला हुआ है। लास्ट 4 स्टंजा में वो कहते हैं, ये लास्ट 4 लाइन्स में वो क्या कहते हैं, 3rd लाइन में, हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। उस मातृभूमि की, उस इंग्लैंड की जो दृश्य हैं, जो वहां की ध्वनियां हैं, वह जो सपने हैं उसे उतने ही खुश करने वाले हैं, जैसे वह दिन का समय होता है, खुशियों भरा होता है, उसी तरह से जो सपने हैं, जो दृश्य हैं, जो आवाजें हैं, वह सब कुछ खुशी देने वाली है। एंड लाफ्टर, और वह हंसी, लैंड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, जो और उदारता जो उन्होंने अपने मित्रों से सीखा, वह सब कहां से मिला, उसी मातृभूमि से मिला हुआ है। इसलिए लास्ट में वह सैल्वेशन की बात करते हुए कहते हैं, निर्वाण की बात करते हुए कहते हैं, इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। तो ऐसे हृदय को शांति तभी मिलेगी जब वह कहां, उस मातृभूमि रूपी स्वर्ग में, अगर वह निर्वाण को प्राप्त होता है, अगर मृत्यु को प्राप्त होता है, अपने देश के लिए कुछ करते हुए प्राप्त होता है। इस पोएम के माध्यम से रूपर्ट ब्रूक ने उन सारी अपनी फीलिंग्स को बताने का प्रयास किया है जो उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अर्ली एज में कंसीव किया है, जाना है, समझा है, अनुभव किया है। और एक सैनिक के रूप में उसने अपनी पूरी इच्छा को व्यक्त किया है कि एक सैनिक की क्या इच्छा होती है। एक सैनिक की इच्छा होती है वह अपने देश के लिए सेक्रीफाइस हो जाए, क्योंकि यह उसी देश का दिया हुआ सब कुछ है। और वह कभी भी एक सैनिक चाहता है कि वह लड़ाई में लड़ते हुए मरे, एक अच्छी स्थिति में वीर गति को प्राप्त हो।
थैंक यू।